अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम तारड़ एडवोकेट। आजकल लोग प्रॉपर्टी खरीदते वक्त बड़ी अहम बातें जिनको जहन में रख कर प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, उन बातों की तरफ ध्यान तवज्जो ही नहीं करते और फिर बाद में कई सालों तक एक दूसरे के खिलाफ केस करते हैं और अदालतों में धक्के खाते हैं। गांव देहातों में प्रॉपर्टी फ्रॉड कम होता है, जबकि शहरों में तो आए रोज हम देखते हैं लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं। केस अदालत में जाता है और बात लड़ाई झगड़ों तक पहुंच जाती है। आए रोज हम देखते हैं प्रॉपर्टी के झगड़ों के पीछे कत्लो गारत तक हो जाती है। इन लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए कितना अच्छा है कि हम जायदाद सोच समझ कर खरीदें और किसी को फ्रॉड का मौका ही ना दें। हमारा कानून भी कहता है मुश्तरी होशियार बाश। ये बात हम अक्सर अखबारों में भी और अवामी जगहों पर भी देखते हैं, लेकिन इस पर गौर नहीं करते। इसका मतलब होता है कि जो भी बंदा प्रॉपर्टी जायदाद खरीद रहा है वो होशियार होकर खरीदे, वो चौकन्ना होकर खरीदे और धोखेबाजों से महफूज रहे, क्योंकि प्रॉपर्टी हमेशा ज़हनी सुकून और अपने सरमाए को महफूज रखने के लिए खरीदी जाती है, ना कि केसों में पड़ने या लड़ाई झगड़े करने के लिए खरीदी जाती है। अगर प्रॉपर्टी खरीदने वाला अहम बातों को जहन में नहीं रखेगा तो उसके साथ फ्रॉड हो सकता है। वो कौन सी बातें हैं जिनको जहन में रखकर प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? नंबर 1, सबसे पहले ये तसल्ली करें कि जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं क्या वो जायदाद का असल मालिक है। प्रॉपर्टी जब भी खरीदें तो रिटन मुआहदा करें, कभी भी जुबानी या हवा में बातें ना करें कि अगला बंदा दूसरे दिन अपनी बात से ही पलट जाए। इस्लाम ने भी हमें यही हुक्म दिया है कि जब भी कोई लेन देन करें वो गवाहों की मौजूदगी में और लिख लिया करें। नंबर 3, कई लोगों ने एक जायदाद, प्लाट, जमीन बहुत सारे लोगों को बेचा होता है। इस बात की तसल्ली कर लें कि जो प्रॉपर्टी हम खरीदने लगे हैं, जो जमीन या प्लाट आप खरीदने लगे हैं, क्या ये और किसी को तो सेल नहीं हुआ। नंबर 4, जब भी प्रॉपर्टी खरीदें बयाना वाला स्टाम्प पेपर भी 1200 वाला खरीदें। बयाना वाला स्टैम्प पेपर भी सब रजिस्ट्रार से रजिस्टर हो जाता है, वो भी रजिस्टर करा लें तो सोने पर सुहागा हो जाता है। कभी भी 100 रुपए वाले या 50 रुपए वाले स्टैम्प पेपर के ऊपर कोई एग्रीमेंट ना करें। नंबर 5, प्रॉपर्टी हमेशा असल मालिक से खरीदें, इकरारनामे से प्रॉपर्टी ना खरीदें, क्योंकि फिर आप असल मालिक के खिलाफ केस नहीं कर सकते। इसकी मिसाल ऐसे है, मैंने एक जमीन हमजा से खरीदी और मेरे नाम अभी हमजा ने वो जमीन नहीं कराई, सिर्फ एग्रीमेंट मेरा और हमजा का हुआ है और वो एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर के ऊपर हुआ है। अब मैं वो अली को जमीन बेच देता हूँ कि एग्रीमेंट मेरे पास है। अब अली मेरे से वो जमीन खरीद लेता है। कल को मैं अली के साथ फ्रॉड कर जाऊं तो अली हमजा के खिलाफ केस नहीं कर सकेगा। अगर वो हमजा को केस में पार्टी बना भी ले तो उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। असल में प्रॉपर्टी तो अभी भी हमजा की मलकियत है। नंबर 6, प्रॉपर्टी डीलर की बातों पर भरोसा करने की बजाय प्रॉपर्टी की मुकम्मल तफसील खुद हासिल करें। नंबर 7, जब भी आपने किसी से जायदाद खरीदनी है उसकी प्रॉपर्टी की मलकियत का सबूत उससे मांगे। मलकियती सबूत से मुराद उसको कहें कि इस जायदाद का फर्द दिखाओ। कोई भी वो प्लाट दिखा रहा है जो वो कहता है कि मैंने बेचना है, उसको कहें इसका फर्द दिखाएं और रजिस्ट्री भी उसकी लाजमी देखें। अब इनकी कॉपी करवाकर पटवारी से और कंप्यूटर सेक्शन से तस्दीक कर लें। लोग तस्दीक नहीं करते और अंधा एतमाद करते हैं, जो बाद में मसाइल पैदा होते हैं। नंबर 8, जिससे भी आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई प्लाट खरीदना है या जमीन खरीदनी है, उसको कहें कि प्रॉपर्टी का ताजा फर्द बराए रिकॉर्ड लेकर आए। अगर वो उस जमीन या प्लाट का ताजा फर्द बराए रिकॉर्ड ना लाकर दे तो उसके साथ प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त मत करें। नंबर 9, कई बार प्रॉपर्टी डीलर बंदे को फंसा देते हैं। हमेशा किसी बाएतमाद प्रॉपर्टी डीलर के जरिए प्रॉपर्टी ही खरीदें। मैं हर किसी प्रॉपर्टी डीलर की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े अच्छे प्रॉपर्टी डीलर भी यहाँ मौजूद हैं। नंबर 10, जब वो बंदा फर्द लाकर आपको दे तो उसके ऊपर एक खाना कैफियत का होता है, उसको लाजमी पढ़ें। या फर्द के एक तरफ लिखा होता है, क्योंकि उसमें तफसील लिखी होती है कि अगर बेचने वाले ने कर्ज तो नहीं लिया हुआ या उस प्रॉपर्टी की किसी अदालत में जमानत तो नहीं दी गई। ये बड़ी ही अहम बात है, क्योंकि अगर उसकी जमानत दी गई हो और बाद में अदालत उसको नीलाम कर दे तो खरीदने वाला तो रुल गया। नंबर 11,
یہ جو پراپرٹی ڈیلر جھانسا دیتے ہیں کہ یہ پراپرٹی اگلے سال 5 گنا ہو جانی ہے، اس کے ساتھ مین روڈ منظور ہو چکا ہے، اب خریدنے والا بیچارہ کدھر جا کر روڈ کی منظوری دیکھتا ہے، یہ ساری ہوائی باتیں ہوتی ہیں، ان سے بچیں یا ایک اور گیم کی جاتی ہے۔ پراپرٹی ڈیلر پراپرٹی خریدنے والے کو آدھی رات کو فون پر فون کر رہے ہوتے ہیں، بہت بڑی پراپرٹی ہے، یہ ہاتھ سے نکل جانی ہے، فلاں بھی دلچسپی لے رہا ہے اور فلاں بھی دلچسپی لے رہا ہے، ان باتوں سے بچیں، یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں، پراپرٹی ڈیلرز کے اپنے مفادات اس میں ہوتے ہیں۔ نمبر 12، جو بھی پارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ کریں اس میں گواہ لازمی ڈالیں، سارے قانونی تقاضے پورے کریں۔ نمبر 13، یہ جو بیچنے والے کہتے ہیں پراپرٹی میرے بھائی کے نام ہے یا بہن کے نام ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ خرید لیں، ایگریمنٹ کر کے میں دیتا ہوں، کبھی بھی ان سے پلاٹ یا زمین نہ خریدیں۔ یہاں پر ایک اہم بات، اگر تو اس پراپرٹی کا پاور آف اٹارنی ان کے پاس ہو، اگر اس نے کوئی جعلی نام بنایا ہوا ہو، باقاعدہ رجسٹرڈ ہو، پھر آپ اس سے خرید لیں، کیونکہ اکثر لوگوں کے بہن بھائی باہر کے ملکوں میں آباد ہوتے ہیں، وہ پھر پاور آف اٹارنی کے ذریعے جائیداد خریدی جا سکتی ہے۔ نمبر 13، پراپرٹی کے کاغذات لازمی کسی اپنے اعتماد والے وکیل کو یا کسی پٹواری یا کوئی اور جو ریونیو کا کام سمجھتا ہو اسے لازمی دکھائیں۔ نمبر 14، یہ آفریں ڈسکاؤنٹ سے بچیں، جو کہتے ہیں یہ صرف آپ کو اتنے میں دے رہے ہیں، ویسے اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے، اگر وہ اتنا مہنگا ہو جتنی وہ کہانیاں سنا رہا ہوتا ہے، وہ پھر آپ کو سستا کیوں دے گا؟ وہ کسی اپنے کو یا خود رکھے گا، یا یہ جو کہتے ہیں آپ کا ٹوکن نکلا ہے، لاٹری میں پلاٹ نکلا ہے، ان سے بچیں۔ نمبر 16، کئی بار فیک جعلی کاغذات لوگ تیار کر کے جائیدادیں بیچ دیتے ہیں، خریدنے سے پہلے لازمی تسلی کر لیں۔ لاہور میں ہم آئے روز یہ فراڈ دیکھتے ہیں، ابھی کچھ عرصہ قبل لاہور میں ہی ایک بندے نے ایک شخص کو اس طرح لوٹا کہ وہ کہانی اس طرح تھی کہ ایک پراپرٹی ڈیلر نے ایک بندے کو کہا کہ فلاں بندے کو پیسے کی ضرورت ہے اور اس کا پلاٹ 3 کروڑ کا ہے، 1 کروڑ 80 لاکھ میں بیچ رہا ہے۔ وہ پراپرٹی ڈیلر نے اس کو بلایا، وہ بیچنے والے نے 1 کروڑ 20 لاکھ وصول کیا اور اصل رجسٹری پلاٹ لینے والے کو دے دی اور کہا باقی رقم جب نام کراؤں گا وصول کر لوں گا۔ اس کے بعد وہ پیسے لے کر غائب ہو گیا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ رجسٹری جو اصل وہ دے کر گیا تھا وہ 2 نمبر تھی اور پلاٹ جو اس نے اپنا کہہ کر بیچا وہ کسی اور کا تھا، اور تب سے وہ دھوکہ کرنے والا بندہ آج تک غائب ہے۔ نمبر 17، کبھی بھی قبضے والی جگہ نہ خریدیں، پہلے تسلی کریں کہ بیچنے والے کا قبضہ ہے، چاہے وہ جائیداد بہت سستی بھی مل رہی ہو نہ خریدیں اگر اس کا قبضہ نہیں ہے۔ آئے روز ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں قبضے کے اوپر قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ نمبر 18، اگر آپ رہائش بنانے کے لیے پلاٹ خرید رہے ہیں تو یہ لازمی تسلی کر لیں کہ ان کو تتیمہ جات لگے ہیں یا نہیں، مطلب پلاٹ علیحدہ علیحدہ ہیں کیا، ان کی تقسیم ہوئی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اکثر مشترکہ جائیداد ہوتی ہے 4 بھائیوں کی، اب ایک بھائی اپنے حصے کا ایک پلاٹ مشترکہ جگہوں میں سے 2 نمبری کے ساتھ 2 مختلف لوگوں کو بیچ دے۔ ایسے بھی اکثر کیس سامنے آئے ہیں، یہ لازمی تصدیق کر لیں کیونکہ قانون کے مطابق مشترکہ حصہ دار مشترکہ کھاتہ میں ہر جگہ کے مالک ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایک اور بھی ہے، اگر تتیمہ نہ لگا ہو تو ایک بھائی کا حصہ جو انہوں نے آپس میں ویسے بات چیت سے طے کیا ہو وہ ایکڑ کا پچھلا حصہ ہو، اب مثال کے طور پر تتیمے لگے ہوئے نہیں اور وہ فرنٹ سے بیچ دے، اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ مزید سادہ معنوں میں بات کی جائے تو مشترکہ پراپرٹی تقسیم ہوئی خریدیں۔ نمبر 18، اس پراپرٹی کے اوپر عدالت نے کوئی سٹے تو نہیں دیا ہوا، اگر ایسا ہے تو کبھی بھی نہ خریدیں۔ جب آپ پراپرٹی بیچنے والے سے فرد منگواتے ہیں، اگر وہ فرد کمپیوٹرائزڈ ہے تو اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی سٹے ہے یا نہیں، اگر پراپرٹی بینک پلاج ہو تو اس کا بھی مینشن ہوتا ہے۔ نمبر 19، ہمیشہ موقع پر موجود پلاٹ خریدیں، پلاٹ کی فائل خریدنے سے بچیں۔ ہم آئے روز عدالتوں میں دیکھتے ہیں 7 سال سے اوپر وقت ہو چکا ہوتا ہے، پلاٹ کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ اگر خریدیں بھی تو اس سوسائٹی کی کریڈیبلٹی دیکھ کر فائل خریدیں کہ ان کا سابقہ ریکارڈ کیا ہے، انہوں نے لوگوں کو تنگ تو نہیں کیا۔ نمبر 20، یہ جو بکنگ کے نام پر لوٹتے ہیں ان سے بچیں کہ بکنگ بند ہو جائے گی، ایسے ہو جائے گا، اگر آپ کی قسمت میں ہے تو وہ آپ کو لازمی ملے گا۔ نمبر 21،
सोसाइटी से प्लाट खरीदते वक्त उनकी शराइत जो पेपर के पीछे लिखी होती हैं गौर से पढ़कर साइन करें। अक्सर लोग खुशी में उस वक्त सारे साइन कर देते हैं और बाद में मसाइल का शिकार होते हैं, क्योंकि इन शराइत में उनके डेवलपमेंट चार्जेस, यूटिलिटी चार्जेस, हर चीज लिखी होती है। वो लाजमी पढ़कर साइन करें। बाद में वो कहते हैं कि हम किस चीज के चार्जेस दें। नंबर 22, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त जिस बात पर भी शक गुजरे वो लाजमी क्लियर करें, क्योंकि आप पैसे देकर प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं। नंबर 23, जो प्रॉपर्टी आपको मार्केट रेट से सस्ते दामों मिल रही है तो उसमें लाजमी फ्रॉड होगा। अगर कोई आपसे महंगे दामों खरीद रहा है तो उसमें भी कोई गड़बड़ लाजमी होगी। हो सकता है वो पेमेंट में मसला कर जाए या उसका दिया चेक डिसऑनर हो जाए, वगैरह वगैरह। नंबर 24, जिस सोसाइटी में भी प्लॉट खरीद रहे हैं तस्दीक करें ये सोसाइटी रजिस्टर्ड भी है या नहीं है। जिस तरह लाहौर में LDA है, इस्लामाबाद में CDA है और इस सोसाइटी की सारी तफसील वहां से हासिल करें। अक्सर देखने में आया है कि सोसाइटी की 300 कनाल की अप्रूविंग है और सोसाइटी वालों ने 400 कनाल के प्लाटों की फाइलें बेच दी होती हैं। नंबर 25, अगर मैनुअल फर्द पटवारी से बेचने वाला लेकर आए तो उसको कहें कि पटवारी को कहे कि इसके ऊपर लिख कर दे कि इसके ऊपर कोई स्टे वगैरह तो नहीं है। कई पार्टियों ने स्टे को रजिस्टर्ड भी नहीं करवाया होता, तो इसका हल या उस जिला की अदालत की दायरी ब्रांच में जाकर बेचने वाले का नाम, अगर तो वो मुद्दई नंबर 1 या मुद्दालय नंबर 1 है, ऑनलाइन पता चल जाएगा। अगर दूसरे या तीसरे नंबर पर फ्री कैन में उसका नाम हो फिर पता चलना मुश्किल हो जाता है। नंबर 26, सेल डीड या मुआहदा बै या एग्रीमेंट टू सेल किसी समझदार बंदे से लिखवाएं। प्रॉपर्टी डीलर अक्सर बहुत गलतियां कर जाते हैं जिसके बाद कई मसाइल जन्म लेते हैं। नंबर 27, किसी भी खाली पेपर पर प्रॉपर्टी खरीदते वक्त साइन ना करें। नंबर 28, कोई भी जमीन या प्लाट खरीदते वक्त कभी कैश ना दें, थ्रू बैंक पेमेंट करें ताकि वो कल को मुकर ना सके मैंने पेमेंट नहीं ली। नंबर 29, हिब्बा वाली प्रॉपर्टी यानी गिफ्ट वाली प्रॉपर्टी कोशिश करें कि ना खरीदें, क्योंकि अक्सर हिब्बे अदालत से मनसूख कर दिए जाते हैं, क्योंकि हिब्बे को साबित करने के लिए बड़ी सख्त शराइत हैं। नंबर 30, बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टी को मौका पर जाकर देखकर खरीदें। उनके साथ काफी फ्रॉड होते हैं, बताया और जाता है और उनको चंगल में फंसाकर प्रॉपर्टी और बेच दी जाती है, या वो प्रॉपर्टी खरीदकर बाद में प्रॉपर्टी विजिट ही नहीं करते। मेरे एक दोस्त हैं, उनके वालिद साहब ने आज से 28 साल पहले लाहौर में प्लाट खरीदा, तो 2 साल पहले वो प्लाट विजिट करने गए तो पता चला कि वो प्लाट 4 बार आगे सेल हो चुका है। नंबर 31, मौका पर प्रॉपर्टी के सारे कागजात देखें, अगर कोई नहीं दिखा रहा समझें गड़बड़ जरूर है। प्रॉपर्टी लेते वक्त जल्दबाजी ना करें। नंबर 32, स्टैम्प पेपर को लाजमी सब रजिस्ट्रार से रजिस्टर करवाएं, इसमें बहुत कम खर्चा होता है। अगर इससे नहीं करवा रहे तो कम अज कम नोटरी पब्लिक से रजिस्टर लाजमी करवाएं। ये बहुत कम लोग करते हैं लेकिन ये बहुत जरूरी है। और नोटरी पब्लिक उससे करवाएं जो ओरिजिनल हो, सिर्फ मोहरें लगाने वाला ना हो, बल्कि बाकायदा अपने रजिस्टर में दर्ज करे और सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करे। नंबर 33, प्रॉपर्टी की पैमाइश खरीदते वक्त लाजमी करें, ये बहुत जरूरी है। कागजात में प्लाट 10 मरले होता है जबकि मौका पर 9 मरले होता है। नंबर 34, खरीदी गई प्लाट या जमीन का कब्जा फौरी लें वरना बड़े मसाइल बनते हैं। जैसे ही अपने नाम कराएं फौरी कब्जा लें। नंबर 35, जब भी जमीन या प्लाट खरीदें रजिस्ट्री कराएं, पावर ऑफ अटॉर्नी ना लें। अक्सर प्रॉपर्टी डीलर कह देते हैं आपका रजिस्ट्री का खर्चा बच जाएगा, अगर आपने आगे जायदाद बेचनी है तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी बना लें। कभी भी ऐसे ना करें, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाले की अगर वफात हो जाए तो पावर ऑफ अटॉर्नी की कानूनी हैसियत खत्म हो जाती है। अब नाम तो प्लाट उसके होता है, अब आपकी किस्मत उसके वारिस आपके नाम कराएं या ना कराएं। कई बार तो मरने वाले ने घर भी नहीं बताया होता कि उसने प्लाट बेच दिया हुआ है, अब फिर खरीदने वाले के मसाइल ही मसाइल होते हैं। नंबर 36, बेचने वाले ने रजिस्ट्री के वक्त फर्द बै निकलवानी होती है, मतलब अब वो बंदा जमीन बेच रहा है, इस फर्द बै के ऊपर ही रजिस्ट्री होनी होती है। अगर इन बातों पर अमल किया जाए बहुत हद तक फ्रॉड से बचा जा सकता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।